सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड के चंपावत में एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां बारातियों से भरी हुई गाड़ी खाई में गिर गई। दर्दनाक हादसे में करीब 13 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सुखीढांग रीठा साहिब मोटर मार्ग पर यह हादसा सामने आया है। दरअसल करीब 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यह हादसा हुआ। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो वहां मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर यह हादसा किस वजह से हुआ। क्या वाहन में कोई खराबी हुई या ओवरलोडिंग का ये पूरा मामला है, या फिर जो ड्राइवर है उसकी आंख लग गई, या किसकी गलती की वजह से, किस कमी की वजह से यह हादसा हुआ है, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। तमाम अधिकारी इस वक्त वहां पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में अब तक कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सुखीढांग रीठा साहिब मोटर मार्ग पर यह हादसा सामने आया है। उत्तराखंड के चंपावत में यह बड़ा हादसा हुआ, जहां पर बारातियों से भरी हुई बस खाई में गिर गई और जब ये लोग समय पर अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचे तब इनके बारे में खोजबीन शुरू की गई। तब इस पूरे हादसे की जानकारी मिली। करीब 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यह हादसा हुआ। उत्तराखंड के चंपावत में यह बड़ा हादसा आज सामने आया है। और कल उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान होगा। 9 जिलों की 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, राजधानी लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर, पलिया, निघासन, गोला गोकरनाथ, श्रीनगर में वोटिंग होगी। इसके अलावा धोराहरा, लखीमपुर, कस्ता, मोहम्मदी, मोहोली, सीतापुर, हरगांव, लहरपुर, बिस्वान, सेवटा, मोहम्मदाबाद, सिधौली, मिस्टिक, सवाईजपुर, शाहबाद, हरदोई, गोपामऊ, संडी, बिलग्राम, मल्लावा, बालामऊ, संडीला, बांगरमऊ, सफीपुर, बोहान, उन्नाव, भगवंतनगर, पूर्वा, मलिहाबाद, बख्शी का तालाब और सरोजनी नगर में वोटिंग होगी। इसके अलावा लखनऊ पश्चिम, लखनऊ पूर्व में भी मत डाले जाएंगे। लखनऊ उत्तर, लखनऊ सेंट्रल, लखनऊ कैंट, मोहनलालगंज, बचरावा, हरचंदपुर, हुसैनगंज, रायबरेली, सरेनी, ऊंचाहार, तिंदवारी, बाबेरू, नरेनी में मत वोटिंग होगी। बांदा, जहानाबाद, बिंदकी, फतेहपुर, आयशाह, खागा में वोटिंग होगी। तो ये वो 60 जगह जहां पर कल मतदान होगा, वोटिंग की जाएगी। और वहीं बाराबंकी में 5वें चरण को लेकर दिग्गजों का जमावड़ा है। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी और गोरा में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी बाराबंकी में चुनावी प्रचार करते हुए आज नजर आएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा भी बाराबंकी में रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो आज दिग्गजों का जमावड़ा बाराबंकी के अंदर रहने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा भी बाराबंकी आज पहुंचेंगे और 5वें चरण के लिए मतदान के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करते हुए सभी दिग्गज नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुर्सी और गौरा में आज जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी बाराबंकी में चुनावी प्रचार आज करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट आज मांगते हुए नजर आएंगे। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा भी बाराबंकी में रैली को संबोधित करते हुए आज नजर आएंगे। तो सभी दिग्गज अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में वोट करने की अपील जनता से करते हुए नजर आएंगे, अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। और न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल डुमरियागंज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राघवेंद्र प्रताप ने चुनावी भाषण में आपत्तिजनक बात की थी, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसमें अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के खिलाफ ये बयानबाजी की गई। न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को शुरुआत से प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद इस खबर का बड़ा असर देखने को मिला है और एफआईआर दर्ज की गई है। हिंदू अगर दूसरे तरफ जाता है तो जान ले, यह गांव का जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा
क्योंकि जान लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़े बा। ठीक है ना? ठीक है। वो गद्दार है, वो जयचंद की नाजायज औलाद है, वो अपने बाप की हरामखोर औलाद है। इतना अत्याचार होने के बाद भी हिंदू अगर दूसरे तरफ जाता है तो उसको सड़क पर मुंह दिखाने लायक नहीं रखना चाहिए। अच्छा ये बताओ ये गाँव क्या जयचंद है? क्या क्यों है? तेरी नाम नोट करके हमें बताया दो। ठीक है, तरी हम बनवाई, तरी उनके रंगवा हम टेस्ट कराई तो ई जान ले यह गांव के जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो ई जान लो ओकरे अंदर मियाँ के। तो ये बयान आपने सुना है। हालांकि इस बयान को लेकर के फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है और न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद न्यूज वन इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। वहीं आजमगढ़ शराब कांड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। शराब कांड में इंस्पेक्टर नीरज सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। आबकारी कांस्टेबल सुमन पांडे, राजेंद्र प्रताप सिंह को सस्पेंड किया गया। निलंबन के साथ ही विभागीय जांच के भी सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं। तो शराब कांड में इंस्पेक्टर नीरज सिंह को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। आबकारी कांस्टेबल सुमन पांडे और राजेंद्र प्रताप सिंह को भी सस्पेंड किया गया है और साथ ही निलंबन के साथ ही विभागीय जांच के भी निर्देश सीधे तौर पर दे दिए गए हैं। तो आजमगढ़ शराब कांड मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई और इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है और इस पूरे मामले में आगे की जांच की जाएगी। इंस्पेक्टर नीरज सिंह को सस्पेंड किया गया। उसके अलावा कांस्टेबल सुमन पांडे, राजेंद्र प्रताप सिंह को भी सस्पेंड किया गया है। और हिजाब विवाद का असर अब वाराणसी में भी दिख रहा है। शहर में एक स्कूल में हिजाब पहनकर आने को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि कुछ छात्राएं स्कूल में हिजाब पहनकर आती हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे हिमांशु चतुर्वेदी को फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं प्रधानाचार्य ने स्कूल में किसी के भी हिजाब पहनकर आने की बात को झूठा बताया है। तो हिजाब विवाद जो कि कर्नाटक से शुरू हुआ था, अब उसकी आग कहें जो इस वक्त वाराणसी में भी पहुंच चुकी है और स्कूल प्रबंधन ने हालांकि हिजाब पहनने के आरोप को झूठा बताया है और इस पूरे मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हिजाब विवाद का असर अब वाराणसी में भी नजर आ रहा है और कुछ छात्रों ने हिजाब पहनकर स्कूल आने पर प्रदर्शन किया है। हालांकि इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब जौनपुर की बात करते हैं, जहां पर जौनपुर के सिंगरामऊ थाना के मल्हुपुर गांव में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों हत्याओं का हत्यारा उनका ही भतीजा निकला, जो प्रॉपर्टी के लालच में अपनी चाची और उनके पिता यानी कि नाना को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक जब आरोपी और उसके नाना में बहस हुई तो नाना ने पिस्टल तान दी। आरोपी ने उसी पिस्टल को छीनकर अपने नाना और चाची को गोली मार दी। दोनों घायलों को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिनांक 21 फरवरी 2022 को थाना सिंगरामऊ अंतर्गत ग्राम मल्लुपुर में नीतीश यादव निवासी मल्लुपुर के द्वारा अवैध पिस्टल से फायर करके अपनी चाची प्रमिला यादव और उसके पिता कृपाशंकर यादव गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना अभियुक्त के द्वारा पारिवारिक विवाद में कारित की गई है। इसमें मृतक कृपाशंकर यादव एवं उसकी पुत्री प्रमिला यादव की डेड बॉडी को अंत्य परीक्षण के लिए भेजा गया है और अभियुक्त नीतीश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से अवैध पिस्टल रिकवर कर लिया गया है और इसमें अभियोग पंजीकृत करके आगे विधिक कार्यवाही। और खबरों में अब बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद है। ताजा मामला गाजीपुर गांव के
पास का ही है, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने HDFC बैंक के फील्ड ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक शुभम अपनी बाइक पर सवार होकर बैंक से घर लौट रहा था और इसी दौरान गाजीपुर ईंट भट्टा के पास घात लगाए बैठे बदमाशों ने गोली मार दी, जहां अस्पताल ले जाते समय शुभम की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भतीजा है, नौकरी करता था HDFC और यहाँ से जा रहा था आशावासी पल्ली तरफ, कलई भट्टा गाजीपुर का, वहाँ पर गोली मार दी किसी ने। और पुलिस से तो जे क्या कहते हैं, डॉक्टर ने बहुत लापरवाही करी है इसमें। डॉक्टरों ने लापरवाही करी है ना, अगर जब रेफर किया है ना एपा में गैस ऑक्सीजन गैस रखी ना कुछ रखा, ना अपनी गाड़ी भेजी, प्राइवेट गाड़ी में पटक दिया है जल्दी जल्दी। ये भतीजा है। तो आपको बता दें कि बदमाशों ने बैंक फील्ड ऑफिसर को गोली मारकर हत्या कर दिया। बदमाशों के हौसले इस वक्त फिरोजाबाद में बुलंद है। फील्ड ऑफिसर की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है। ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब रामपुर की, जहां पर 50,000 रुपए की फिरौती के लिए मासूम की हत्या कर दी गई। आरोपी ने नशे की लत पूरी करने के लिए मासूम को पहले तो अपहरण किया और फिर 50,000 की फिरौती की मांग की। फिरौती ना मिलने पर मासूम को ईंट के भट्टे की मिट्टी में दबाकर हत्या कर दी। पीड़ित परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया और अब मासूम के शव को भी बरामद किया जा चुका है। कल 20 फरवरी की देर शाम को थानाध्यक्ष आजाद नगर को जानकारी हुई कि उसके थाना क्षेत्र के बड़ा खास गांव से साका हुसैन पुत्र अहमद हुसैन का 3 वर्षीय पुत्र गायब है। इस पर थानाध्यक्ष द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए गांव में जाकर जानकारी की गई, पूछताछ की गई और ये घटना के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि साका हुसैन का 3 वर्षीय पुत्र शाम 3 बजे से गायब है, जिसे रिजवान का 7 वर्षीय पुत्र बुलाकर ले गया था। साका द्वारा बताया गया कि उसे शक है कि उसके पुत्र का अपहरण रिजवान द्वारा किया गया है और रिजवान मेरा पड़ोसी है और मेरा दूर का रिश्तेदार भी है। कल 20 और वहीं सीतापुर से सबकी बड़ी जानकारी, सीआरपीएफ जवानों की बस पलटी और इस हादसे में 15 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए। चुनाव ड्यूटी के लिए लखीमपुर जा रहे थे ये जवान। घायलों को फिलहाल CHC में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हरगांव थाना क्षेत्र के बाईपास के पास ये पूरा हादसा सामने आया है। तो इस हादसे में 15 सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब जौनपुर की, जहां पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्ष के छात्रों ने जमकर लात घूंसे चले। मारपीट के बाद कैंपस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। विश्वविद्यालय के मेन गेट के पास हुई पत्थरबाजी से एक छात्र घायल हो गया और वहीं चीफ प्रॉक्टर की ओर से आरोपी छात्रों के ऊपर कार्रवाई का आश्वासन भी फिलहाल दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों से अब तक परिसर में मारपीट की ये दूसरी घटना है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और वहीं वाराणसी में आचार संहिता को लेकर पुलिस लगातार इलाकों का दौरा कर रही है। लोगों की सुरक्षा में लगी पुलिस पर ही लोगों से रिश्वत और मारपीट का आरोप लगा है। सिंधौरा थाने के गढ़हरा क्षेत्र में चाय की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार ने पुलिस पर मारपीट और गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। दुकानदार ने बताया कि पुलिसकर्मी ने पहले तो समोसा मांगा, लेकिन जब देने में देर हुई तो दबंग पुलिसकर्मी ने पिटाई कर दी और पैसे मांगने लगा, जिसका CCTV फुटेज भी इस वक्त वायरल हो रहा है। फिलहाल पूरे मामले में जांच की जा रही है। तो आपको बता दें कि पुलिस की गुंडागर्दी का ये CCTV फुटेज इस वक्त लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर एक पुलिस वाला एक दुकान पर पहुंचा और उससे ने समोसा मांगा, लेकिन जब समोसा नहीं दिया गया तो उसने पिटाई कर दी। मारपीट का ये वीडियो भी सामने आया है। दुकानदार ने से रिश्वत मांगी और नहीं मिलने पर पुलिसकर्मी ने
दुकानदार की पिटाई कर दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सामने आ गया है, जो लगातार वायरल हो रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है अधिकारियों के द्वारा। तो वाराणसी में पुलिसकर्मी की ये गुंडागर्दी देखने को मिली है। दुकानदार से रिश्वत मांगी गई और नहीं मिलने पर दुकानदार की पिटाई कर दी। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज सामने आया और इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। ये तस्वीर देखिए, पुलिसकर्मी वहां पहुंचता है और दुकानदार के साथ पिटाई कर रहा है उसकी। जब रिश्वत नहीं दी गई दुकानदार की तरफ से तो दुकानदार की पिटाई करते हुए ये पुलिसकर्मी सामने आया है। हालांकि अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कब की जाएगी ये लगातार सवाल बना हुआ है। और इस दौरान दूसरा पुलिसकर्मी भी वहां पर पहुंचता है और उसको लेकर जाने की कोशिश करता है। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सामने आया है और ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब जांच की जा रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में कब तक ये जांच की जाती है और इस पूरे मामले पर कब कार्रवाई की जाती है। अगली खबर बुलंदशहर के जहांगीराबाद से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को गोली लग गई, जिसके बाद परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने नाजुक हालत को देखते हुए युवक को हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया। ये पूरा मामला बुलंदशहर के जहांगीराबाद का बताया जा रहा है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को यह गोली लगी है, जिसमें डॉक्टरों ने हायर सेंटर मेरठ रेफर कर दिया गया। मेरे पहले एक खड़ा पहले से ही उन्होंने चाकू हाथ में मैंने रोक लिया, मारा यहाँ पर। फिर मेरे उतरते ही 4 जने और आई, गोली मार दी। पहचानते हो ना कौन है? अभी मेरी बहुत। और बुलंदशहर के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब अलीगढ़ की, जहां पर लोधा क्षेत्र में जिला पूर्ति विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान अवैध चावल के गोदाम को सीज कर दिया गया। चावल माफिया के ट्रक और गोदाम से भारी मात्रा में अवैध सरकारी चावल को जब्त किया गया, जिसके बाद चावल माफिया के ट्रक और गोदाम को सीज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान माफिया की जांच टीम से नोकझोंक भी हुई। हालांकि जिला पूर्ति विभाग की टीम ने सख्त कार्रवाई की है। वहीं सहारनपुर में चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए पुलिसकर्मी की तरफ से एक नाटक आया। दरअसल ड्यूटी से बचने के लिए उसने हाथ पर झूठा प्लास्टर लगवा लिया और जांच में जब हाथ ठीक होने की बात सामने आई तो आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब मुजफ्फरनगर की, जहां पर भोपा थाना क्षेत्र ग्राम प्रधान की गुंडाई देखने को मिली है, जहां गांव में दलित युवक को पीटते और घसीटते हुए नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है और पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। तो दलित युवक की पिटाई का ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है। हालांकि इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर चौथे दौर की लड़ाई बेहद ही अहम है, क्योंकि इस दौर में लखनऊ की सभी सीटों पर वोटिंग होगी। इन सीटों पर बड़े बड़े दिग्गज सियासी मैदान में है। सरोजनी नगर से बीजेपी के राजेश्वर सिंह और सपा के अभिषेक मिश्रा के बीच सीधी टक्कर है, तो वहीं लखनऊ पूर्व में मंत्री आशुतोष टंडन को सपा के अनुराग भदौरिया चुनौती दे रहे हैं। अवध की लड़ाई में जाति का फैक्टर काम करेगा या विकास के दम पर बीजेपी एक बार फिर से परचम लहराएगी? देखिए ये रिपोर्ट। काम समाजवादी, काम आतंकवादी और सोच केवल परिवारवादी। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। चर्बी निकालने की बात हो रही है, गर्मी निकालने की बात हो रही है, आतंकवादियों की बात हो रही है, भर्ती निकालने की बात करो। चौथे दौर की जुबानी जंग से अवध का सियासी गलियारा तप रहा है और इसी तपिश के बीच 23 फरवरी को मतदाता लखनऊ समेत 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर वोट की चोट करेंगे। ये 60 सीटें इसलिए भी अहम है क्योंकि चौथा दौर तय कर देता है कि लखनऊ के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा।
इसके अलावा इस फेज में कई दिग्गजों की साख भी दांव पर है। सरोजनी नगर सीट पर बीजेपी की ओर से ईडी की नौकरी छोड़कर आए पूर्व नौकरशाह राजेश्वर सिंह हैं, जिन्हें सपा के अभिषेक मिश्रा सीधी चुनौती दे रहे हैं। लखनऊ कैंट पर बीजेपी के ब्रजेश पाठक और सपा के राजू गांधी के बीच सीधी टक्कर है। लखनऊ मध्य सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी के रजनीश गुप्ता और सपा के रविदास मेहरोत्रा के बीच घमासान है। तो राजधानी की पूर्वी सीट पर बीजेपी के आशुतोष टंडन और सपा के अनुराग भदौरिया आमने सामने हैं। इसके अलावा रायबरेली सदर से अदिति सिंह कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रही हैं, जिन्हें सीधी चुनौती सपा उम्मीदवार आरपी यादव दे रहे हैं। हरदोई सीट से नरेश अग्रवाल के पुत्र नितिन, जो पहले सपाई थे, अब की बार बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं, जिन्हें अखिलेश के सिपहसालार अनिल वर्मा ने चुनौती दी है। इसके अलावा उंचाहार की हॉट सीट पर पूर्व मंत्री मनोज पांडे और बीजेपी के अमरपाल मौर्य के बीच कांटे की टक्कर है। अवध इलाके के पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो पता चलता है कि यहाँ का चुनाव में हवा के रुख का काफी असर होता है, जिससे अवध का आशीर्वाद मिलता है, सरकार उसी की बनती है। फिलहाल जिन 60 सीटों पर चुनाव है, उसके पिछले नतीजों पर नजर डालें तो 2017 में 60 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट अपना दल ने हासिल की थी, यानी बीजेपी गठबंधन ने 52 सीटें जीती, जबकि सपा को महज 4 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस और बसपा महज 2-2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। बीजेपी के पक्ष में ये आंकड़े मोदी लहर की गवाही है, लेकिन इससे पहले 2012 में सपा ने इन सीटों पर परचम लहराया था। उस वक्त मुलायम सिंह ने जातीय समीकरण की ऐसी साइकिल तैयार की थी, जो अवध की सड़कों पर खूब दौड़ी, और अब की बार अखिलेश उसी समीकरण को साधने की तैयारी में है। अवध के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 11% ब्राह्मण, 8% राजपूत, 30% ओबीसी और 23% दलित और 15% मुसलमान हैं। ओबीसी और मुसलमानों को एकजुट कर अखिलेश को सत्ता की आस है, लेकिन बीजेपी को विश्वास है कि विकास के दम पर वो अवध की अग्नि परीक्षा को पास कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल देने में सफल रही। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, और इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के साथ आपको जोड़ने के लिए एक बार फिर से हम लखनऊ में आए हैं। ये बीजेपी के लोगों ने लगातार झूठ बोला है, जनता को गुमराह किया है, और समाजवादियों ने हमेशा जनता के लिए काम कर करके दिखाया है। सीधा सीधा मुकाबला है जनता का और भारतीय जनता पार्टी का, और समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है। इस जुबानी जंग के बीच तराई बेल्ट यानी लखीमपुर खीरी में भी मतदान होगा, जो किसानों को कुचले जाने के बाद लगातार सुर्खियों में है। पिछली बार बीजेपी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था, लेकिन अब की बार बदले माहौल को भुनाने की तैयारी सपा ने भरपूर की है। ऐसे में रुहेलखंड और अवध की जंग कौन जीतेगा, ये बड़ा और अहम सवाल है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत में कोरोना की रफ्तार अब काफी धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 13,405 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना से 235 लोगों की मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 34,226 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। और भारत में कोरोना के अभी एक्टिव केस फिलहाल 1,81,075 केसेस एक्टिव हैं। और कोरोना के चलते हमारे देश में 5,12,344 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना के चलते। हालांकि भारत में 175 करोड़ से ज्यादा कोरोना के वैक्सीन की डोज भी लग चुकी है, जिससे कहीं ना कहीं असर अब देखने को मिल रहा है इसका। और जो कोरोना के केसेस हैं वो भी लगातार कम हो रहे हैं, क्योंकि अब 175 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन की डोज भी लग चुकी है, जिसकी वजह से भारत में कोरोना की जो रफ्तार है वो अब धीमी पड़ती नजर आ रही है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए News 1 इंडिया।